मैं भारत हूं। मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूं। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूं, युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूं और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूं। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो सिर्फ 3400 साल ही हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्षों के इतिहास का दावा क्यों करता हूं? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? 3400 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम नहीं दिखाई देते, और 8000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं नहीं दिखाई देती। 8000 साल। आज मानचित्र पर मेरी जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। अशोक ने मेरी सीमाएं तक्षशिला से ईरान तक खींच दी। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थीं, तो दूसरी ओर मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। सदियां बीतती रहीं। मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल रेंगा, लेकिन रुका कभी नहीं। मुझे कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे, कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सव्याहिता। यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। कर्म योग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरों और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। मैसिडोनिया का वो राजा सिकंदर महान, जिसकी सेनाएं विश्व विजय पर निकली थी, वो पर्शिया और गंधार को अपनी शमशीरों से चीरता हुआ मेरी सीमा में दाखिल हो गया। सिकंदर दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग जीत चुका था और मुझे जीतने ही वाला था कि मेरा वीर पुत्र पंजाब का राजा पोरस उसके पागल घोड़ों के आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि पोरस हारा, सिकंदर विजयी हुआ, लेकिन अफसोस मेरे इतिहासकारों ने कभी इस झूठ को चुनौती नहीं दी। कभी पूछा नहीं यूनानियों से कि अगर सिकंदर जीता तो फिर खाली हाथ भारत से वापस क्यों गया। सच ये है कि साम्राज्यों का भूखा वो गिद्ध मेरे बदन का एक टुकड़ा मांस भी नोच नहीं पाया। पोरस ने उसके खूनी पंजे तोड़ डाले, ऐसा हराया कि उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया और यूनान पहुंचने से पहले ही वो आदिवासियों के हमले में मारा गया। वो कहानी तो सबने सुनी कि सिकंदर ने मरते हुए कहा था, मेरे हाथ मेरी कब्र से बाहर रखे जाएं ताकि संसार को पता चले कि सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ गया। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो हाथ खाली किसने किए थे। मैंने किए थे, मेरे पोरस ने किए थे। पर सिकंदर आखिरी नहीं था। अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर और मंगोल भी घोड़ों पे चढ़ के धूल उड़ाते हुए आए और मेरे मंदिरों का सोना चुरा ले गए, मेरे ग्रंथ जला दिए, मेरा इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया।
अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन बहुत सारे विश्व फाइट हुए बंधुत्व थे। का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेसी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता 7 समंदर पार से आए हुए अंग्रेजी सौदागरों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के दरबार में जमीन पर नाक रगड़ने वाले ये गोरे अचानक राजसत्ताओं के स्वामी बन बैठे। विक्टोरिया की भेजी हुई बेड़ियों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मेरी रक्त शिराएं पीड़ा से कराह उठी। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात के धुएं में मेरा दम घुटा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कितनी बार मेरा स्वाभिमान लुटा। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गा के मेरे लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। भगत सिंह। मुझे याद आती है लाहौर सेंट्रल जेल। मेरा बेटा भगत अपनी बैरक में कैद है। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है। तारीख नजदीक आती जा रही है। अंग्रेज ऑफिसर्स रॉबर्ट्स और बारकर उससे मिलने आते हैं। कहते हैं, माफी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था, सैंडर्स की हत्या की थी। भगत ने रॉबर्ट्स और बारकर की बात मानकर अंग्रेज सरकार को चिट्ठी तो लिखी। क्या लिखा था उस चिट्ठी में? भगत ने लिखा, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूं कि मुझे फांसी न दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं क्रांतिकारी हूं, भारत मां का सिपाही हूं। मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। बेगैरत अंग्रेज सरकार एक देशभक्त की ये जरा सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई। पहुंचा दिया मेरे भगत को फांसी के तख्ते तक। और भगत, मेरा भगत, उसने सोचा मुझे तो वीर गति चाहिए, गोली नहीं तो फांसी सही। भगत फांसी का फंदा ऐसी दीवानगी से चूमने लगा जैसे मेहंदी से सजे हुए अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहा हो। ऐ दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। ये था मेरा वीर बेटा भगत। और मेरी बेटी जो दुधमुहे बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए, लक्ष्मीबाई। मेरा एक और बेटा अल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लिए अनगिनत अंग्रेजी राइफलों से लड़ गया और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम बोलकर मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। 25 बरस की भरी जवानी में आजाद मुझे छोड़ गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़े मेरे वीरों ने काट के फेंक दिए, जो आंखें मुझ पर उठी वो बुझ गई हमेशा के लिए। मैं भारत हूं, बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियां हैं। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमकने वाला है, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियां हैं। मैं भारत हूं।